बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 17 का लास्ट पोर्शन यानी कि लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, दैट इज़ बिहेवियर। बिहेवियर में हमने बेटा इन्नेट बिहेवियर की बेस पे इंस्टिंक्ट्स को डिस्कस करना है और लर्निंग का जस्ट डिफरेंस देखना है। लर्निंग बिहेवियर जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए लर्निंग का इंस्टिंक्ट में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिफरेंस की फॉर्म में एक आध पॉइंट दिया हुआ है, तो हम सिर्फ उसको बेसिक पॉइंट की बेस पे ही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लेंगे, लेकिन फर्दर उसको डिटेल में या उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहेवियर क्या चीज़ है। बिहेवियर जैसे हम कहते हैं कि किसी इंसान का रवैया, उसका मिजाज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। आप इसको टेक्निकली डिफ़ाइन कैसे करते हो? हम बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं एज अ चेंज जो किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आता है। अ चेंज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज़ कॉल्ड बिहेवियर। यहाँ पे कह सकते हो कि जिस द वे बाय विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू अ गिवन स्टिमुलस और अ गिवन सिचुएशन, जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलस को या एक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम रवैया यानी कि बिहेवियर कहते हैं। एक और डेफिनेशन हम इसकी दे सकते हैं दैट सम ऑफ एवरीथिंग दैट एनिमल्स डू इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बिहेवियर। बिहेवियर की जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसको हम इथोलॉजी कहते हैं, यानी कि बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज दिस ब्रांच इज कॉल्ड इथोलॉजी। और जो साइंटिस्ट हैं, जो बियोलॉजिस्ट इथोलॉजी के में स्पेशलाइज करते हैं या ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनको हम इथोलॉजिस्ट कहते हैं। बिहेवियर की दो बेसिक टाइप्स हैं, या कहने के बिहेवियर को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है इन्नेट बिहेवियर और एक है लर्नड बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर मतलब जो इनहेरिट होगी, जो बाय बर्थ से मौजूद होगी, ठीक है। जबकि लर्न बिहेवियर जो हम सीखते हैं या जो हमें किसी चीज़ के एक्सपीरियंस से मिलती है, दैट इज़ लर्नड बिहेवियर। जैसे कि आपको बताया, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इन्नेट बिहेवियर को ही आगे डिटेल में डिस्कस करना है। लर्न बिहेवियर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इन्नेट बिहेवियर को ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इन्नेट बिहेवियर क्या है? ये रिस्पॉन्सेज के मजमुआ होता है। इसको हम रिस्पॉन्सेज का मजमुआ यानी कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज कहते हैं, जो प्री डिटर्मिंड होते हैं, मतलब जो पहले से बता दिए गए होते हैं, जो इनहेरिट होते हैं, इनहेरिटेंस की वजह से होते हैं। अब उसमें जो चीज़ आप कह रहे हो कि जो रिस्पॉन्सेज का आप कलेक्शन जिसको कह रहे हो, जो आपके प्री डिटर्मिंड है, वो किसी स्पेसिफिक नर्व की शक्ल में भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक नर्व की शक्ल में इनहेरिट हो सकती है, साइटोप्लाज्मिक पाथवेज में इनहेरिट हो सकती है। अब ये कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, जो इन्नेट बिहेवियर जिसको आप कह रहे हो, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, इवन ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। अब ए सेलुलर का मतलब क्या होगा? जैसे कि हमने पहले भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हम वायरसेस को ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ए सेलुलर मतलब जो बिना सेल के एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं, जैसे वायरस हैं, ठीक है, वायरसेस हो गए या प्रियॉन्स वगैरह हो गए। तो स्पेसिफिक नर्व का मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी में या कह लें कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इनहेरिटेंस का मतलब आप लेते हो जीन्स से, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जीन्स। सो जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स ने हमारे कुछ स्पेसिफिक नर्व्स के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ बनाने होते हैं। स्पेसिफिक नर्व्स या स्पेसिफिक एरियाज़ किस लिए हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं? जो एक बिहेवियर को जनरेट करते हैं, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हम किसी चीज़ को जैसे हमने पेन स्टिमुलस की एग्जांपल देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि अगर आप किसी निडल को हाथ लगाते हो या जैसे आप किसी गर्म इस्त्री को हाथ लगाते हो, तो आप फ़ौरन से हाथ पीछे करते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या होगी कि यानी कि आपके जीन्स में ये चीज़ पहले से तयशुदा है, उनको ये चीज़ पहले से बता दी गई है कि जब कोई स्टिमुलस मिलेगा तो उसका मैसेज इम्पल्स जो है वो फ़ौरन से आपके नर्वस सिस्टम के हिस्से में यानी आपके ब्रेन में जाएगा, जहाँ पे एक आग सी बनती है, जिसके रिजल्ट में आप रिस्पॉन्स करते हो, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। सेकेंडली आपने कहा कि साइटोप्लाज्मिक पाथवेज भी हो सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक पाथवेज जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल की इन्वायरमेंट से सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर हो रहा है, ठीक है। अब ग्लूकोज एंटर होगा, इट मीन्स के सेल के अंदर ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो ग्लूकोज के एंटर होने पर क्या काम स्टार्ट करवाएंगे? एंजाइम्स को सिग्नल देंगे, या साइटोप्लाज्मिक पाथवेज के अंदर वो जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं? हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग को। तो इट मीन्स के इन्नेट बिहेवियर क्या है? ये इनहेरिट होता है। एक पेरेंट और एक पेरेंटल जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स की जनरेशन है, उस जनरेशन में जो बिहेवियर, जो रवैया इनहेरिट हो रहा है या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल हो रहा है, उसको आप इन्नेट बिहेवियर कहते हो।
जो इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व की शक्ल में भी हो सकता है, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक पाथवेज में की तरह भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है, इवन ए सेलुलर एजेंट्स यानी कि इन्फेक्टियस एजेंट्स लाइक वायरसेस हैं और प्रायॉन्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी ये बिहेवियर जो है वो अपीयर होता है या वो भी ये बिहेवियर शो करते हैं। अब इनेट बिहेवियर की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि आपसे भी हमने कहा, अब ये आपको बताया कि इनेट बिहेवियर इनहेरिट होता है, तो इट मीन्स के इनेट बिहेवियर के रिजल्ट में कुछ बिल्ट इन पाथवेज होते हैं, जब जिनको आप कोई स्टिमुलस देते हो तो वो हर बार इनवेरिएबली मतलब कि हमेशा वो एक ही रिस्पॉन्स देंगे। जैसे अभी एग्जांपल दी कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है तो क्या चीज़ स्टार्ट होती है, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या काम है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग को। अब जितनी बार सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होगी, जब वो ज़्यादा मिकदार में जाहिर सी बात है सिग्नल मिलेगा एंजाइम्स एक्टिवेशन का, एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं मतलब ग्लाइकोलिसिस हो रही है। तो एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, यानी एक फिक्स पाथवे होता है, जब आप वो स्टिमुलस देते हो उस पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वो रिस्पॉन्स हमेशा सेम ही होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल दें प्लांट्स की, प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो इन्नेट होता है। इन्नेट बिहेवियर का मतलब क्या है कि प्लांट्स के अंदर यानी कि बिहेवियर रवैये के लिहाज से, जैसे आप कहते हो कि कुछ एक आप कहते हो ना कि नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, प्लांट्स के अंदर हमें पता है किसी तरह का सिस्टम नहीं है, वो ऑर्गन से मिलकर इंडिविजुअल बनते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जिस तरह का भी बिहेवियर, जैसे किसी लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, किसी और कुछ ऐसा स्टिमुलस मिला उसके टुवर्ड्स मूवमेंट शो करनी है, अवे फ्रॉम दैट स्टिमुलस मूवमेंट शो करनी है, तो वो क्या, वो प्लांट्स के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी इनहेरिट होती है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती रहती है। इन्नेट बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो बहुत कह लें कि हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, डेवलप्ड हैं, वो रिफाइंड भी हो रहे हैं। रिफाइंड का मतलब क्या है कि वो फर्दर इम्प्रूव हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन से उससे नेक्स्ट जनरेशन में, तो एक जनरेशन से आगे जितनी भी जनरेशन बनती जा रही हैं, हर जनरेशन में बिहेवियर पैटर्न जो है वो फर्दर डेवलप्ड हो रहे हैं और फर्दर वो बेहतर रिफाइंड होते जा रहे हैं। इनेट बिहेवियर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कि कहने के इकोनॉमिकल न्यूरल इकोनॉमी जिसको कंसिडर किया जाता है, वो ये है कि इनेट बिहेवियर के लिए नर्वस सिस्टम के हायर सेंटर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी एग्जांपल दी कि जब हम किसी नीडल को हाथ लगाते हैं, हम उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि भाई अभी पेन फील हुई है, मुझे हाथ पीछे करना है या नहीं करना है। ये वो रिस्पॉन्स होता है जो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, आप जानबूझ के करो, दैट इज़ अनदर थिंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्नेट बिहेवियर की। गर्म इस्त्री लगी है, आग लगी है, हाथ जला है, इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, पेन स्टिमुलस मिलता है जिसके रिजल्ट में हमारा रिएक्शन होते नहीं कि हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि उस रिस्पॉन्स के लिए हमारे नर्वस सिस्टम के हायर सेंटर्स की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, इन्नेट बिहेवियर की टाइप्स क्या हैं। इन्नेट बिहेवियर की दो बेसिक टाइप्स हैं। एक है ओरिएंटेशन, जिसमें हम कहते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म की पोजीशंस चेंज होती हैं। सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ओरिएंटेशन में आगे फर्दर दो आपके पास टाइप्स हैं। एक नॉन डायरेक्शन मूवमेंट है जिसको हम काइनेसिस कहते हैं, एंड अदर वन इज़ डायरेक्शनल मूवमेंट जिसको हम टैक्सिस का नाम देते हैं। ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, काइनेसिस क्या चीज़ है। काइनेसिस वो बिहेवियर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रैंडमली किसी भी मूवमेंट के रिस्पॉन्स में अपनी स्पीड को चेंज करता है। अब ये बेसिकली रैंडम मूवमेंट या नॉन डायरेक्शन मूवमेंट क्यों होती है, ताकि जिस इन्वायरमेंट में उसको जहाँ से स्टिमुलस मिल रहा है ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव कर सके। जैसे पिल बग्स हैं, पिल बग्स की सर्वाइव करने की एबिलिटी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ज़िंदा रहने के लिए, वो होती है उनकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और वो कैसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, गीली नमी वाली मॉइस्ट इन्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर सडनली उनकी सराउंडिंग पे जो सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे नमी आ गई, नमी ख़त्म होना शुरू हो गई है, खुश्क साली ज़्यादा शुरू हो गई है, कहीं ड्राई होना शुरू हो गया सराउंडिंग एरिया, तो इट मीन्स कि पिल बग्स जो है वो उस इन्वायरमेंट से मूव करना शुरू कर देंगे। अब वो मूव करने का मतलब क्या है कि वो उस इन्वायरमेंट में जाके सेटल होना शुरू करेंगे, उस इन्वायरमेंट में जाके सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी सर्वाइव करने की, उनकी लाइफ के एग्जिस्ट करने की मेन रीज़न है, दैट इज़ मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट इन्वायरमेंट। सेकेंड वन इज़ टैक्सेस। टैक्सेस आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स। डायरेक्टेड मूवमेंट होती है, जैसे प्लांट्स की मूवमेंट होती है। प्लांट मूवमेंट्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन एक एग्जांपल दूंगी। जैसे सूरजमुखी का फूल जो होता है, सनफ्लावर जो है, हम कहते हैं वो टूवर्ड्स सनलाइट, जिस डायरेक्शन को सूरज मूव करता है, सूरजमुखी का जो फूल है, सनफ्लावर का जो फ्लावर हेड है, वो उसी डायरेक्शन को मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डायरेक्टेड मूवमेंट्स, जबकि काइनेसिस जो है वो नॉन डायरेक्टेड मूवमेंट्स होती हैं। तो टैक्सेस में
जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मूवमेंट या तो टूवर्ड्स द स्टिमुलस होती है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है। अगर टूवर्ड्स द स्टिमुलस हो तो आप उसको पॉजिटिव कहते हो, और अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो तो हम उसको नेगेटिव का नाम देते हैं। द अदर इनेट बिहेवियर्स आर रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। रिफ्लेक्सेस जो हैं ये शॉर्ट टर्म कुछ देर के लिए होते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं और बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी स्टिमुलस के रिजल्ट में, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से आते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि एक पेन स्टिमुलस है, ठीक है, जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दी, पेन स्टिमुलस है, टेम्परेचर ज़्यादा लग गया, गर्म इस्त्री लग गई है, कोई पिन चुभ गई है, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरह के जो स्टिमुलस मिलते हैं, इसके रिजल्ट में हम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। दीज आर रिफ्लेक्सेस। द अदर्स वन आर इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स जो हैं दीज आर इनेट बिहेवियर्स, यानी कि एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं जो किसी ना किसी डिफरेंट रीज़न या कॉज की वजह से ही नज़र आना शुरू होते हैं। इंस्टिंक्ट्स में हम कह सकते हैं जैसे बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होते हैं? अब बायोलॉजिकल रिदम्स की बेस पे आपको एग्जांपल जिस मेनली बताऊंगी, बिकॉज हमने इस चैप्टर के स्टार्ट के टॉपिक्स में था ये एक टॉपिक, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए हम इसको बेसिकली देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल दें, बायोलॉजिकल रिदम्स इनेट बिहेवियर्स में आते हैं। जैसे हम कहते हैं प्लांट्स जो हैं जब उनको सूरज की रोशनी मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वो फूड बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसाइज करते हैं। आप उनको लाइट नहीं दोगे वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसाइज नहीं करेंगे। ये क्या, ये इनेट बिहेवियर है, ठीक है। पूरा साल या 24 घंटे में जो चेंजेस सराउंडिंग में आएंगी उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, दैट कैन बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिदम। तो ये दीज आर इनेट बिहेवियर्स। उसके बाद है टेरिटोरियल बिहेवियर्स। टेरिटोरियल मतलब हम कहते हैं एक इलाका जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल है, प्लांट है, जहाँ पे वो रहता है, ये भी एक तरह का इनेट बिहेवियर होता है, टेरिटोरियल बिहेवियर जिसको आप कहते हो। देन कोर्टशिप, अट्रैक्शन, मतलब दो ऑपोजिट जेंडर्स में या दो ऑपोजिट सेक्सेस के दरम्यान में जो मेटिंग या अट्रैक्शन होती है उसको हम कोर्टशिप कहते हैं, जिनसी मिलाप जैसे आप कह सकते हो। उसके बाद मेटिंग आती है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्रेशन है, दैट इज ऑल्सो अ इनेट बिहेवियर। देन अल्ट्रुइज्म है, ये ज़्यादा बर्ड्स में देखा जाता है। जैसे अब बहुत, अगर हम सिंपल जुबान में कहते हैं दूसरों की हेल्प करना, ठीक है, तो हेल्प अदर्स इज कॉल्ड अल्ट्रुइज्म। जैसे अगर हम बर्ड्स की एग्जांपल दें तो बर्ड्स जो हैं वो अपने एक अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है, नेस्ट बनाते हैं, उसमें अपने अंडे रखते हैं। अब उस अंडों को प्रोटेक्ट करना इनका काम है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रेडेटर से, अगर कोई प्रेडेटर इनके नेस्ट के इर्द गिर्द मौजूद है तो वो क्या करेंगे, उस प्रेडेटर का ध्यान हटाएंगे, किस लिए, ताकि उनके अंडे जो है वो बच सकें। तो इनडायरेक्टली ये किसकी हेल्प करेंगे, उन एग के अंदर जो उनके कहने के बेबीज़ मौजूद हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। इन अदर वर्ड, जैसे एक सादा उर्दू में कहा जाता है, एक सादा ज़ुबान में कहा जाता है कि माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए खुद की जान भी कहने की मुसीबत में डाल सकती है। इन दैट सेंस अल्ट्रुइज्म जो है वो चीज़ होती है कि दूसरों की मदद करने के लिए खुद को आगे रखना। द अदर वन इज़ सोशल हायरार्कीज़, ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को उसके लाइक स्टेटस की बेस पे उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो ऑल दीज आर बेसिकली इंस्टिंक्ट्स जो इनेट होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये इनहेरिटेड और प्री डिटर्मिन्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं कि उनको पहले से पता होता है कि उन्होंने करना क्या है। इनेट बिहेवियर में आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कहते हैं, अगर हम इल्म की, नॉलेज की बात करें तो कहा जाता है ह्यूमन बींग्स में सबसे कम इल्म होता है। क्यों? क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स के न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता। उसने कैसे खाना है, उसने कैसे पीना है, उसने कैसे चीज़ को पकड़ना है, कैसे चलना है, हम ये सब कुछ सीखते हैं। इसी चीज़ को अगर आप किसी दूसरे एनिमल से कंपेयर करो, जैसे एक अंडे में से चूज़ा निकलता है, ठीक है, उस अंडे में से निकले हुए चूज़े को पता है उसने चलना कैसे है, ठीक है, उसको ये पता है कि अगर उसके सामने बिल्ली आ जाएगी तो उसने उससे उसकी तरफ जाना है या उससे भागना है, उससे डरना है। तो दिस इज़ इनेट बिहेवियर कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को ये चीज़ पता होती है कि उन्होंने किस तरह से किस चीज़ को या किस स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्स शो करना है। आगे बात करते हैं इंस्टिंक्ट्स की और लर्निंग की। सबसे पहले देख लेते हैं इंस्टिंक्ट्स को। जैसे कि भी आपको मैंने बताया लर्निंग आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इंस्टिंक्ट्स वाले पोर्शन में लर्निंग का थोड़ा बहुत कहने के 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। लर्निंग का और इंस्टिंक्ट्स का एक डिफरेंस सा बताया हुआ, तो हम उसके लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। इंस्टिंक्ट्स की सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, प्रॉपर जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी डार्विन ने 1859 में। उसमें उसने क्या कहा था कि दीज आर कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रिफ्लेक्सेस मतलब जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जो उसने कहा था कि जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सेज होते हैं।
कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं विच आर मेड अप ऑफ यूनिट्स। अब जैसे कि आपको पता है जब डार्विन ने या मेंडल ने अपना वर्क किया था उस टाइम पे जीन्स की डेफिनेशन, जीन्स का टर्म जो है, ये जीन्स का वर्ड जो है ये डिस्क्राइब नहीं था हुआ, जीन्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो ये यूनिट्स का मतलब क्या है? यूनिट्स मीन्स जीन्स कंपैटिबल विद द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं जो कि यूनिट्स से बनते हैं, जीन्स के बने हुए होते हैं, जो एक मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के साथ इन्वॉल्व होते हैं और एक नेचुरल सिलेक्शन के प्रोडक्ट के रिजल्ट में, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एक प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं, दैट हैव एवॉल्व्ड टुगेदर विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो डार्विन के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट्स की डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं, जीन्स के बने हुए हैं, इनहेरिट होते हैं एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन अपने या अपने ऑफस्प्रिंग्स में, और नेचर जिस चीज़ को सिलेक्ट करती है, यानी कि एवोल्यूशन का जो पॉइंट है, क्योंकि डार्विन का जब भी हम नाम लेते हैं तो एवोल्यूशन का पॉइंट या एवोल्यूशन का जिक्र होता है, तो इट मीन्स कि उसने नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे ही इंस्टिंक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया था कि वही पॉइंट के एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज़ फर्दर इम्प्रूव हो रही है, नेचर उस चीज़ को सिलेक्ट कर रही है। तो लाइफ के बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं, एक स्पीशी के अंदर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उनमें एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि उनका बिहेवियर जो है वो इनहेरिटेड होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर जो है वो इंस्टिंक्ट होता है, इन्नेट होता है, इनहेरिट होता है, जो उनको अपने पेरेंट्स से मिलता है। सो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का जो रिस्पॉन्स आता है, किसी भी स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स आता है, वो इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है। इस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर की वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। वो रिस्पॉन्स उस स्पीशी के जितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं या 50 मेंबर्स हैं, उन सब मेंबर्स में एक जैसा होगा। जैसे राइट नाउ अगर आप देखो, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसके आप कह रहे हो कि आपके पास 20, आपने कहना कि आपके थ्रू आउट द पाकिस्तान कंट्री में इस एक मोबाइल की 20 कॉपीज़ मौजूद हैं। उस 20 कॉपीज़ के अंदर जो बिल्ट इन मैकेनिज्म हो गया, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, डिफ़ॉल्टेड सॉफ्टवेयर या एप्स मौजूद होंगी, वो सब में सेम होंगी, सेम कॉपी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हवावे Y6 की बात करते हैं, चलें, ठीक है। हवावे Y6 की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको मोबाइल की बेस पर आपको समझ आ जाए कि बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या डिस्कस हो रहा है कि हमने कहा कि रिस्पॉन्स जो है वो सब जो स्पीशी के जो सब मेंबर्स हैं उनमें सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हवावे Y6 की 20 कॉपीज़ हैं, जब अपन 20 कॉपीज़ उन सारे मोबाइल्स को ऑन किया जाएगा तो उसके अंदर डिफ़ॉल्टेड या बिल्ट इन जितने भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर होंगे वो सब में सेम होंगी। सेम केसेस हेयर कि जब एक स्पीशी के 10 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं या 30 मेंबर्स हैं, जब उनको अब एक स्टिमुलस मिलता है तो उस स्टिमुलस को वो एक जैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे, वो उसको उनका रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट नहीं होगा। तमाम एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो कॉमन रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, वो इनहेरिटेड ही होते हैं। इन रिस्पॉन्सेज की वजह से ही ऑर्गेनिजम्स वॉकिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं, रनिंग के लिहाज से खुद को अडेप्ट करते हैं, मूविंग के लिहाज से। सो इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स आर द इन्नेट बिहेवियर्स जो एक ऑर्गेनिज्म यानी कि पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की जनरेशन में इनहेरिट होता है। अकॉर्डिंग टू अर्ली एथोलॉजिस्ट ओक्सकुल और लॉरेंस ने 1934 में और 1935 में एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स या डिफरेंट स्पीशीज़ जो थी एनिमल्स की, जो कि एक कह लें कि रिस्पॉन्स शो करती थी, किसी न किसी स्टिमुलस को कोई ना कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो कर रही थी, तो उसकी बेस पर उन्होंने एक डेफिनेशन, एक टर्मिनोलॉजी दी थी, दैट वाज साइन स्टिमुलाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोथ एथोलॉजिस्ट दे सेड द एनिमल्स जो है समटाइम्स इंस्टिंक्टिवली कुछ स्पेसिफिक या कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज जो हैं जिस स्टिमुलाई को दिए जाते हैं या स्टिमुलाई के की वजह से होते हैं, उस स्टिमुलाई को साइन स्टिमुलाई का नाम दिया गया था। यानी कि एक स्टिमुलस कन्फिगरेशन का, एक स्टिमुलस का एक पार्ट होता है साइन स्टिमुलाई, जो कि रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल सा पार्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज़ अ जस्ट फॉर वेट अ मिनट, लाइक अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ 5 या 4 चले हम लगा लेंगे, हम कहते हैं ये 4 हमारे पास स्टिमुलस हैं। इसमें फर्स्ट वाला स्टिमुलस क्या है? ये लर्न स्टिमुलस, यानी कि जब तक हमें इस चीज़ के बारे में, जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है, हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा, हम इसको रिस्पॉन्स नहीं शो कर सकते। देन आई कंसिडर जस्ट थर्ड वन जो है ये भी लर्नड बिहेवियर है या वो स्टिमुलस है, जब तक हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम इसके बारे में रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जबकि सेकेंड वन एंड द फोर्थ वन जो है ये वो स्टिमुलस है जो ऑलरेडी आपके, जिसके बारे में रिस्पॉन्स कैसे करना है ये ऑलरेडी आपको पता है,
तो इसको हम साइन स्टिमुलाई कहेंगे। यानी कि कहने का मकसद मतलब क्या है कि कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको रिस्पॉन्स करने में हमारा कोई किरदार नहीं होता, यानी कि वो खुद ब खुद रिस्पॉन्स हो जाता है। ऐसे स्टिमुलाई को हम साइन स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी बुक पे एक एग्जांपल गिवन है मेल फिश की। नेम थोड़ा लंबा है इस फिश का, लेकिन ये नाम आपने पूरा याद करना है। मेल 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश। अब यहाँ पे नाम जो है इसको आपने याद कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ फिश हियर। अब इस फिश के हमने कहा मेल फिश है, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा कि 3 स्पाइन्ड। 3 स्पाइन्ड का मतलब क्या होगा कि 3 इसके बैक पे जो है स्पाइन्स मौजूद होंगे। ये 3 स्पाइन्स जो इसकी बैक पे मौजूद हैं, ये बेसिकली इसकी इंडिकेशन है 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक, ठीक है। स्टिकल मतलब स्टिक हुए हैं। 3 स्पाइन्स हैं, 3 कांटों की तरह के स्ट्रक्चर हैं जो फिश की बैक पे मौजूद हैं। अब ये मेल फिश है, इट्स अ मेल फिश। इस मेल फिश का एक करैक्टर है कि इसकी जो बैली होती है वो रेड कलर की होती है। कब? जब ये ब्रीडिंग कंडीशन में हो। ये बैली क्या है? इट्स अ साइन स्टिमुलाई। जिस इलाके में ये मेल फिश मौजूद है, उस इलाके के जो बाकी मेल्स हैं उनको एक स्टिमुलेशन मिल रही है रेड बैली की वजह से। ये रेड बैली उन ऑर्गेनिज्म या उन टेरिटोरियल मेल्स के लिए साइन स्टिमुलाई कंसिडर किया जाएगा। तो मेल 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में, जब वो ब्रीडिंग कंडीशन में होती है तो उसका बैली का कलर जो है वो रेड कलर का हो जाता है। ये एक तरह का साइन स्टिमुलस है किन ऑर्गेनिजम्स के लिए? टेरिटोरियल मेल्स के लिए, जो उसी इलाके में हैं, उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। जो ये साइन स्टिमुलाई उनको इलिक्ट करता है। इलिक्ट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करता है कि वो स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपना रिस्पॉन्स दें। और उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? वो चीखते चलाते हैं, कहने के एग्रेशन शो करते हैं। तो ये रेड बैली क्या है? ये साइन स्टिमुलस है। किन ऑर्गेनिजम्स के लिए? टेरिटोरियल मेल्स, उन मेल्स के लिए जो उसी इलाके में इस मेल फिश के सराउंडिंग पे मौजूद है। The other part is innate releasing mechanism, IRM। innate releasing mechanism नेम से इंडिकेशन है, यानी कि वो मैकेनिज़्म जिसमें आप कहते हो कि जो इनेट बिहेवियर है वो दिखाया जाएगा, वो निकाला जाएगा, ये करके वो शो किया जाएगा। जो स्टिमुलाई है उनको सेलेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। उस चीज़ से क्या चीज़ पता चलती है कि जब कोई साइन स्टिमुलाई मिलता है, उस साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करने के लिए एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद होता है, यानी कि बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो उस साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करेगा, उसको रिकग्नाइज करके रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। यानी कि IRM के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिहेवियर या रिस्पॉन्स जो है, चीज़ को रिकग्नाइज करने का तरीका जो है वो इन्नेट है। यानी कि अगर साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करना है, यानी कि जैसे भी एग्जांपल दी कि रेड बैली जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में मेन करेक्टर होता है मेल फिश का, वो रेड बैली जो है वो साइन स्टिमुलाई है। जो सराउंडिंग पे टेरिटोरियल मेल्स हैं वो उस चीज़ को, साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करें किस तरह से कि उनके अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म मौजूद है, एक मेथड मौजूद है, उनके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो इस स्टिमुलाई को, साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करेंगे। रिकग्नाइज करने के बाद इसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करना, उसको रिस्पॉन्स करना, ये इनबॉर्न है। इनबॉर्न मतलब ये पैदाइशी मौजूद हैं उन टेरिटोरियल मेल्स के अंदर, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। सो इट मीन्स ये क्या है? ये एक स्पीशी का मेन कैरेक्टर है। आप किसी भी स्पीशी के मेंबर की बात कर रहे हो जिसके अंदर आप इनेट बिहेवियर को कंसिडर कर रहे हो, इनेट बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, इट मीन्स आप उस स्पीशी का करेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एक एनिमल के अंदर इस चीज़ की सलाहियत देते हैं, उसको इस चीज़ की एबिलिटी देते हैं कि उस एक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये उन एनिमल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनकी लाइफ स्पेन बहुत छोटी होती है, यानी कि जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। लाइफ स्पेन छोटी होने का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्पेन जो है वो कुछ मिनट्स की होती है। जैसे हमने यीस्ट का पढ़ा है, हमने किसकी जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स की होती है, ठीक है। तो इट मीन्स यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है वो 90 मिनट्स में सर्वाइव करता है, तो वो 90 मिनट्स के लिए जो भी उसको स्टिमुलस वगैरह मिलेगा उसको रिस्पॉन्स करेगा। बैक्टीरिया, उसकी ड्यूरेशन भी बहुत कम होती है, एक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता,
अगर इन केस कंडीशन, समटाइम्स कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कोई बैक्टीरिया है जो 50 मिनट्स या 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है, तो उन 30 मिनट्स की जो लाइफ स्पेन है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए इस तरह का बिहेवियर, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये इनेट बिहेवियर जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है। या वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सराउंडिंग पे पेरेंटल केयर ना हो, जैसे चूज़े हैं, अंडे से चूज़ा निकला, ठीक है, अंडे से चूज़ा निकला तो उसकी सराउंडिंग में अगर मदर नहीं, डजंट मीन कि बिल्ली के आ जाने पर चूज़ा खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो भाग जाएगा वहाँ से, वो वहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा, वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा कि उसकी मदर आए और उसको बिल्ली से बचाए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पेरेंटल केयर नहीं होती, जिनकी लाइफ स्पेन बहुत छोटी होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ये सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज, IRM, साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज करने की एबिलिटी या इनेट बिहेवियर की एबिलिटी या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है फीमेल डिगर वास्प की, एमोफिला एड्रियंसी। इसका काम क्या है? सबसे पहले घोंसला बनाती है, ठीक है, अंडे देती है, उसमें कैटरपिलर प्लेस करती है। कैटरपिलर प्लेस कैसे करेगी? कैटरपिलर को पकड़ेगी, उसको मारेगी, उसको नेस्ट के अंदर रखेगी, अंडे देगी और नेस्ट को बंद कर देगी। जब ये सारा काम वो कर लेती है तो वो डेड हो जाती है, यानी कि उसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है। अब जब अंडे हैच होंगे, एग्स जब हैच होंगे तो उसके अंदर जो लार्वा है वो एग से बाहर आएगा। अब लार्वा जब एग से बाहर है, उसकी सराउंडिंग पे मदर मौजूद नहीं है, यानी कि उसकी जो मदर थी जो कि फीमेल डिगर वास्प थी वो उसकी सराउंडिंग पे मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि वो क्या करेगी, वो लार्वा क्या करेंगे, वो जो कैटरपिलर जो उनकी मदर ने किल करके रखा था नेस्ट के अंदर, उस कैटरपिलर से अपनी फीडिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। ठीक है, उस कैटरपिलर को फीड करेंगे, फीड करके ग्रो करेंगे और अपनी मदर की तरह एक डिगर वास्प में कन्वर्ट हो जाएंगे या कहने के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये सारा काम जो है ये कुछ हफ्तों के अंदर अंदर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे फीमेल डिगर वास्प में जो काम किया वो काम इन्नेट होगा आगे किसमें, उसके एग्स में, उसके मतलब उसके बेबीज़ में। फीमेल डिगर वास्प में ये काम क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर ये प्री डिटर्मिंड है, उसके जीन्स में, या उसके अंदर ये चीज़ इनहेरिट है कि उसने ये काम करना है। इट कैन बी अ परसेप्शन ऑफ अ कैटरपिलर, ठीक है, कि आप के डिगर वास्प ने विद इन फ्यू वीक्स कैटरपिलर को किल किया, नेस्ट प्रिपेयर किया, कैटरपिलर को किल करके उसके अंदर रखा, एग्स ले किए और नेस्ट को बंद कर दिया। ये विद इन फ्यू वीक्स कंप्लीट हुआ, क्यों? बिकॉज डिगर वास्प की इंस्टिंक्ट थी, यानी कि उनके अंदर ये चीज़ इनहेरिटेड थी। जाहिर सी बात है, अब ये चीज़ उनमें इनहेरिटेड है तो उनसे आगे नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, ये चीज़ उनमें भी इनहेरिट होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं। एक पॉसिबल साइंस स्टिमुलस जो है आप कंसिडर कर सकते हो, आप जस्ट कंसिडर कर सकते हो जो कैटरपिलर है, आप उसको साइंस स्टिमुलस कंसिडर कर लो। वो कैटरपिलर साइंस स्टिमुलस है। लार्वा जो है, लार्वे के लिए जो फीडिंग होगी कि उसने कैटरपिलर ही खाना, ये उसका इनेट बिहेवियर है। ठीक है, यानी कि उसकी मदर ने लार्वा जो एग थे, एग की यानी कि जो फीमेल डिगर वास्प उसने अपने अपने कहने के नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए कैटरपिलर को किल करके रखा, सराउंडिंग पे वो मौजूद नहीं है। जब एग हैच हुआ, लार्वा बाहर निकले तो उनकी सराउंडिंग में मदर नहीं है, उनकी सराउंडिंग में फीडिंग नहीं है। उनके लिए साइंस स्टिमुलस क्या होगा, यानी कि उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उन्होंने साइंस स्टिमुलस को रिकग्नाइज करना है। वो इनके अंदर ये चीज़ इनेटली प्रेजेंट है, इंस्टिंक्टिवली प्रेजेंट है, तो वो फीडिंग के तौर पे कैटरपिलर को एज अ साइंस स्टिमुलस रिकग्नाइज करेंगे, उसको फीड करेंगे, ग्रो करेंगे और अगेन से एक एडल्ट फीमेल डिगर वास्प में चेंज हो जाएंगे। सो साइंस स्टिमुलस जो है ज़रूरी नहीं है वो किसी एक तरह का ही हो, वो डिफरेंट वेज में भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये बेसिकली इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है। उसके बाद लर्निंग का, क्योंकि आपकी बुक में जो आपकी बुक का जो जहाँ पे इंस्टिंक्ट्स दिया हुआ है उसमें सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में सेकंड या थर्ड लाइन ही है जहाँ पे 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं। बेटा लर्निंग का सिर्फ आपने उतना ही करना है, बाकी पोर्शन नहीं करना है। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपनी बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब एक इंसान पैदा होता है तो आप देखते हैं उसमें सकिंग के अलावा उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, चीज़ों को पकड़ने की सलाहियत नहीं होती है, उतनी मजबूती से नहीं वो पकड़ता। ठीक है, पकड़ने के लिए कोई चीज़ आप उसको पकड़ाओगे वो हैंड को पकड़ेगा उस चीज़ को। या पेंसिल की बात करें, पेंसिल को कैसे पकड़ना है एक न्यू बॉर्न बेबी को नहीं आता। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को चलना नहीं आता, क्रॉलिंग करनी नहीं आती, हम ये सब कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग बिहेवियर क्या होती है कि लाइफ में जो भी चीज़ कह लें कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, जिससे उसको कहने के एक्सपीरियंस मिलता है, उसकी बेस पे वो जो चीज़ उसको मिलेगी, वो जो चीज़ सीखेगा, दैट विल बी हिज लर्निंग बिहेवियर। तो लर्निंग बिहेवियर लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे लोअर एनिमल्स हैं, प्लांट्स की एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं।
ठीक है, वो उनकी लर्निंग एबिलिटी नहीं है। उसी तरह से लोअर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं। लोअर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम इतने हाईली डेवलप नहीं है, उनके अंदर चीज़ों को याद रखने की एबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम में वो मेमोरी स्टोर करने वाले, मेमोरी बनाने वाले एरियाज ही नहीं है। तो हायर एनिमल्स में लर्निंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि लोअर एनिमल्स में पोअरली डेवलप सिस्टम है, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम को रिस्पॉन्स एक बार करेंगे लेकिन दूसरी बार नहीं कर सकते क्योंकि उनको याद नहीं रहता। वो उनमें लर्निंग एबिलिटी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इवन कुछ केसेस में किसी भी कहने के उनकी जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो उसको फर्दर मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि उनको नेचर से जो चीज़ जैसी मिली वो उसमें ही वो खुश रहते हैं। ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते कि जो चीज़ मिल रही है उससे ज़्यादा की उम्मीद रखें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये कहने के हायर एनिमल्स में चीज़ों को सीखा जाता है। वो जो चीज़ उनको जिस चीज़ को वो सीखते हैं उसको फिर उसी फॉर्म में वो रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे नर्वस सिस्टम में चीज़ों को याद रखने की, मेमोरी बनाने के बहुत कहने के हाईली डेवलप्ड पार्ट्स जो हैं या एरियाज जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे लर्निंग बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस नहीं करना। उससे पहले आपकी बुक पे कहने के एक कंपैरिजन दिया हुआ है ग्रीन बॉक्सेस की फॉर्म में, आपने बेटा उसको अच्छी तरह से देखना है। एक दफ़ा गो थ्रू करवा देती हूँ आपको वही चीज़ें जो भी हमने पढ़ी। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो एक एनिमल के अंदर होता है। यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल पैदाइश से मौजूद होता है, बॉर्निंग बर्थ टाइम से इनबॉर्न मौजूद होता है। तो जो भी हमें स्टिमुलस मिलेगा उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा वो हमारे नर्वस सिस्टम में बिल्ट इन है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट है, हमारे नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी फिक्स्ड है। लर्निंग बिहेवियर में इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। आप जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो आप उसके रिस्पॉन्स पे आपका हेरिडिटरी मटेरियल जो है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। हेरिडिटरी मटेरियल को मॉडिफाई करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो स्टिमुलस मिल रहा है हम उसको उस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, हमें उस चीज़ के बारे में हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे हम वैसा ही रिस्पॉन्स शो करेंगे। हाउएवर द एबिलिटी टू मॉडिफाई इट्स बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटरी मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि हम हेरिडिटरी मटेरियल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, लर्निंग बिहेवियर में हम जो चीज़ सीखते हैं हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है, जबकि लर्निंग बिहेवियर जो है वो होती ही एक्सपीरियंस से है। उसी तरह से सिलेक्शन और अडेप्टेशन की बात करें तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो सिलेक्शन पे डिपेंड करती है। वो सिलेक्शन जो एक स्पीशी की हिस्ट्री से, एवोल्यूशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है इंस्टिंक्ट्स या इनेट बिहेवियर की वजह से एनवायरनमेंट में खुद को कैसे अडप्ट कर सकता है ताकि उसमें सर्वाइव कर सके, वो जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर लर्निंग बिहेवियर होता है। लर्निंग बिहेवियर में भी आप कह सकते हो कि सिलेक्शन ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल स्पीशी का मतलब क्या है कि उस स्पीशी के जितने मेम्बर्स हैं उन सब में वो इंस्टिंक्ट बिहेवियर वैसा ही रहेगा। जबकि लर्निंग बिहेवियर में आप क्या करें, आप इंडिविजुअल की बात करें तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है लेकिन इंडिविजुअल की हिस्ट्री की बेस पे हो रही है, इंडिविजुअल की पूरी लाइफ टाइम की बेस पे हो रही है। वो ऑर्गेनिज्म फिर उस इन्वायरमेंट में उसके मुताबिक खुद को अडेप्ट कर सकता है। जबकि अगर हम एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज के लिहाज से बात करें तो जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स हैं उनमें एनिमल्स के अंदर रिस्पॉन्स, उनके नर्वस सिस्टम में एक सेंस मौजूद होती है रिस्पॉन्सेज की, या किस तरह से एक्ट करना है वो चीज़ मौजूद होती है। ये जैसे भी पहले कहा कि ये उन एनिमल्स के लिए यूज़फुल है या बेनिफिट पॉइंट है जिनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, जिनके सराउंडिंग पे उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। जबकि अगर हम यही चीज़ लर्निंग बिहेवियर के लिहाज से देखें तो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज का एक सीरीज़, एक सेट मौजूद होता है, लेकिन वो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज जो है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से होते हैं। लेकिन ये उन एनिमल्स में ज़्यादा देखी जाती है जिनके अंदर जिनकी सराउंडिंग पे पेरेंटल केयर भी होती है, जिनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, तो वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के वजह से। एवोल्यूशन के लिहाज से बात करें तो इंस्टिंक्टिव या इनेट बिहेवियर में एवोल्यूशन होती है, स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व करते हैं लेकिन बहुत स्लो रेट पे करते हैं। जैसे आपको बताया कि डेवलपमेंट मतलब कि रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप हुआ, वो फर्दर रिफाइंड होगा, यानी कि बहुत सारी जनरेशन्स के बाद उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू होगी, लेकिन वो बहुत स्लो रेट पे होती है। जबकि अगर हम इसी चीज़ को लर्निंग बिहेवियर के बेस पे देखें तो बिहेवियर में एवोल्यूशन हुई है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल एवोल्यूशन होगी। इस एवोल्यूशन की वजह से हालांकि उनमें एबिलिटी है कि जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है, जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की है, उसको वो अपने जेनेटिक बेसिस के बेस पे भी आगे फर्दर लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जेनेटिक बेसिस का मतलब क्या है कि लर्निंग एबिलिटी जो है वो जेनेटिक बेसिस पे क्यों डिपेंड करती है, मतलब कि आप कितना लर्न कर सकते हो। जैसे 9-10 के कॉन्सेप्ट आप कब तक अपनी माइंड में रख सकते हो, आप उनको कितनी देर तक स्टोर रख सकते हो, आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके जेनेटिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल्स आप इंस्टिंक्टिव में देखें, 2 एग्जांपल्स हैं, हनी बी की और डिगर वास्प की। डिगर वास्प की एग्जांपल अभी हमने पढ़ी, जिसमें हमने बताया कि वो किस तरह से अपना घोंसला बनाते हैं, उसके बाद हंटिंग करते हैं, वापस आते हैं और घोंसले के अंदर अंडे रखते हैं, हंटिंग करके उसको कैटरपिलर को प्लेस करते हैं, अंडे रखते हैं और फिर खुद ख़त्म हो जाते हैं। हनी बी का क्या है कि उनको वो अपने विंग मसल्स बनाते हैं, ठीक है, अपने विंग्स के मसल्स बनाते हैं, विंग्स बनाते हैं, किसके लिए? फ्लाई करने के लिए। विंग्स मसल बनाएंगे, विंग्स बनाएंगे फ्लाई करने के लिए। उसके अलावा उनके अंदर एक और चीज़ इनहाइट होती है कि वो फ्लाई जब करते हैं तो फ्लावर्स जो है वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? नेक्टर लेने के लिए, पोलन्स लेने के लिए। उसी तरह से लर्निंग बिहेवियर में एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल्स में टाइप्स की बेस पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसकी टाइप्स में से पहली एक टाइप दी हुई है कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1, देन ट्रायल एंड एरर लर्निंग और क्रॉलिंग स्नेल। एग्जांपल्स में अगर आप टाइप के नेम याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज बेटा डॉग्स की बेस पे, कैट की बेस पे और स्नेल की बेस पे आपने एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है। जैसे डॉग्स की एग्जांपल यहाँ पे जो दी गई है वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जब आप बेल बजाते हो, बेल बजा के एक डॉग को फूड प्रोवाइड करते हो, आपने एक बार ये काम किया, 2 बार ये काम किया, 3 बार ये काम किया, डॉग को इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। आपने अब कह लेंगे 4th डे पे आपने बेल रिंग की है, बेल रिंग करने के बाद आपने इसको खाना नहीं दिया, लेकिन डॉग आ गया, स्लाइवा उसके मुंह से स्क्रीट आउट हो रहा है। स्लाइवा स्क्रीट आउट हो रहा का मतलब क्या है कि उसको बेल रिंग से क्या चीज़ एक्सपीरियंस होता है कि जितनी बार बेल रिंग हुई है, जब भी बेल रिंग होगी उसको खाने के लिए फूड मिलेगा, ठीक है। तो वो अपनी टंग को बाहर निकालेगा, स्लाइवा स्क्रीट आउट करेगा ऑन द रिंगिंग ऑफ बेल। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है कैट्स की। जैसे आप एक कैट को एक पिंजरे में बंद करते हो, ठीक है, वो पूरे पिंजरे में घूमती फिरती रहेगी, किस चीज़ के लिए? दरवाजे को खोल के बाहर आने के लिए। पूरे उसमें केज में, पिंजरे में घूमते फिरते घूमते घूमते एक लिवर पे उसका जो है बटन, वो लिवर कहने के जो बटन जो होगा वो प्रेस हो जाएगा उससे। वो जैसे ही लिवर प्रेस करेगी, केज का दरवाज़ा जो पिंजरे का डोर है, कहने के केज का जो डोर है वो खुल जाएगा, वो बाहर आ जाएगी। आप ये काम नेक्स्ट डे दोबारा करते हो, आप दोबारा से बिल्ली को पिंजरे में बंद करते हो। इस बार क्या होगा? इस बार जो उसने अपने प्रीवियस एक्ट जो उसके साथ हुआ था, उसने जो पहले चीज़ एक्सपीरियंस की उसके हिसाब से वो केज के अंदर मूव करेगी, लिवर को प्रेस करेगी और बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसने अपने पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ उसने सीखा है। उसी तरह से स्नेल है, स्नेल क्रॉलिंग करता है। आप उसको एक शीट ऑफ ग्लास के ऊपर स्नेल को क्रॉलिंग करवा रहे हो, आपने उसको टैप किया, आपने शीट को एक बार छेड़ा, वो स्नेल जो है वो एक दफ़ा टैप करने पे उसको लगा कुछ डेंजरस, कुछ ख़तरनाक, कोई प्रेडेटर सराउंडिंग पे, वो खुद को अपने शेल के अंदर ले जाएगा, फिर वो बाहर आएगा, मूव करना शुरू करेगा, आपने फिर से टैप किया, वो फिर से अंदर वापस चला जाएगा। आपने फिर तीसरी बार टैप किया, वो फिर से उसको एक अपना कहने के अलार्मिंग सिचुएशन समझ के फिर से वापस अंदर चला जाएगा। लेकिन आप ये काम जब बार बार करोगे, आप दोबारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 10 बार आप जब करोगे, टैप करोगे, इसके बाद स्नेल जो है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। क्यों? पहले जितने फ्यू वाली रिस्पॉन्सेज हुए उसने रिस्पॉन्स किया, जितनी बार आपने उसको स्टिमुलस दिया उसने रिस्पॉन्स किया। अब उसने क्या चीज़ यहाँ पे सीखी कि जो जितनी बार टैप हो रहा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इट मीन्स कि स्नेल जो है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि टैप होने का मतलब ये नहीं कि उसकी सराउंडिंग पे कोई डेंजरस कोई डेंजर चीज़ है या कोई प्रेडेटर मौजूद है। अब आप उसको अगर टैप करोगे भी, उसको आप इसको स्टिमुलस दोगे भी, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। दिस इज़ लर्निंग बिहेवियर। चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। आज का टॉपिक काफ़ी मुश्किल है, बट होपफुली समझ आ जाएगी आपको बुक से। आपका मैंने जो लेक्चर आज रिकॉर्ड किया है, जो जितनी भी स्लाइड्स बेटा ऐड किए हैं, आपके बुक के सीक्वेंस के हिसाब से किए हैं, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू क्लास।